हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग बातचीत करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के टॉपिक के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, और यह विषय जुड़ा हुआ है भारत और चीन के संदर्भ में। ध्यान रखिएगा कि भारत और चीन के बीच में लंबे समय से अलग अलग मुद्दों को लेकर के तनातनी की स्थितियां देखी जाती रही हैं, और इन्हीं मुद्दों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण मुद्दा जुड़ा हुआ है तिब्बत को लेकर के। तिब्बत एक ऐसा क्षेत्र है जो कि चीन और भारत के बीच में एक तरीके से बफर जोन के तौर पर काम करता रहा है। यहाँ पर हम इस पूरे मुद्दे को एक एक करके समझेंगे। क्या है तिब्बत से जुड़ा हुआ इतिहास और किस बात को लेकर के चीन तिब्बत पर अपना दावा पेश करता है, और किस तरीके से भारत के द्वारा तिब्बत के संदर्भ में वैदेशिक नीतियां अपनाई जाती रही हैं, है ना। आइए इस चर्चा को हम लोग एक एक करके समझते हैं। और निश्चित तौर पर यह जो टॉपिक है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा या फिर कहें प्रारंभिक परीक्षा, दोनों दृष्टिकोण से यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि आखिर यह तिब्बत से जुड़ा हुआ मुद्दा किस तरीके से पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाते हुए और आज तक एक अलग अलग डायमेंशन के तौर पर देखा जाता रहा है ना। आइए इसको हम समझते हैं। सामने आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की तस्वीर है। दलाई लामा ने हाल ही के समय में एक महत्वपूर्ण कथन कहा है, एक महत्वपूर्ण टिप्पणी दी है, और इस टिप्पणी की माने तो उनका ये कहना है कि भाई जो तिब्बती जनता है, तिब्बत के जो लोग हैं, वो और अधिक स्वायत्तता चाहते हैं। वे ये नहीं चाहते कि हम राजनीतिक तौर पर चीन से अलग हो जाएं, और इस लिहाज से उनकी यह टिप्पणी अपने आप में खास हो जाती है। क्यों और अधिक स्वायत्तता की बात की जा रही है, वर्तमान में क्या स्थिति है, इसको समझने की जरूरत है, इसकी पृष्ठभूमि को समझने की जरूरत है। साथ ही यहां पर मैं आपको इस चित्र के माध्यम से यह दर्शाने की कोशिश करूंगा कि जो तिब्बत है वह दरअसल है कहां पर, है ना। देखो, जब हम भारत के मानचित्र को देखते हैं तो भारत के उत्तरी हिस्से में 2-3 देशों के बारे में आप जरूर देखते होंगे, जिनमें से एक है नेपाल, दूसरा है भूटान और तीसरा है चीन। इसी चीन और भारत के बीच में यह जो पार्टिकुलर रीजन है दोस्तों, यह तिब्बत के तौर पर जाना जाता है। ध्यान रखिएगा कि लंबे समय से यदि हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को टटोलें तो फिर लंबे समय तक भारत और तिब्बत के बीच में एक साझी विरासत की स्थिति देखी जाती रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो चीन है, उसने तिब्बत को हमेशा से अपना अभिन्न हिस्सा माना है। चीन का यह कहना है कि युआन वंश के समय से ही जो तिब्बत का क्षेत्र है वो हमारे नियंत्रण में था, हमारे अधिकार में था। लेकिन दूसरी तरफ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि चीन यदि तिब्बत को लेकर के ज्यादा उठापटक नहीं मचाता तो फिर भारत और चीन के बीच में जो सीमाई विवाद चल रहा है, यह सीमाई विवाद भी नहीं रहता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत और चीन के बीच में तिब्बत एक महत्वपूर्ण बफर स्टेट के तौर पर लाइकवाइज नेपाल की तरह यह काम करता, और लगभग 3500 किलोमीटर की जो सीमा है यह तिब्बत के साथ साझा होती। लेकिन अब जबकि चीन तिब्बत को ही अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, तो चीन के साथ में भारत की जो टकराहट है वो सीधे सीधे देखी जा सकती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यह जो पार्टिकुलर रीजन है, यह एक पठारी रीजन के तौर पर जाना जाता है, और इस पठारी रीजन का जो क्षेत्रफल है लगभग 2.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर माना जाता है। और इस रीजन में जो यह क्षेत्र है लहासा के नाम से, यही जो चीन की सैन्य और प्रशासनिक राजधानी के तौर पर अंकित किया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड माय फ्रेंड्स कि इस लहासा में जिस तरीके से चीन की उपस्थिति दर्शाई जाती है, उससे कतई नहीं लगता कि तिब्बत को स्वायत्तता मिली हुई है ना। और इसी बात को लेकर करके, इन्हीं पहलुओं को लेकर के जो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा हैं, उन्होंने बारंबार कहा है कि भाई हमें और अधिक स्वायत्तता दीजिए, हम और अधिक अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, आपके नियंत्रण में हम हर स्तर पर नहीं रहना चाहते हैं। और इन्हीं गतिविधियों को लेकर करके ये जो एक विषय है, यह विषय यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब हम चीन और तिब्बत के बीच के संबंध के बारे में बात करते हैं तो फिर
1912 से लेकर के 1949 तक का जो समय था, इस दौरान चीन ने इस पार्टिकुलर क्षेत्र में कोई सक्रियता नहीं दिखाई थी, है ना, सक्रियता नहीं। और ये क्या है भाई? ये है तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, है ना। होता यह है कि 1949 में चीन साम्यवादी क्रांति के द्वारा एक नए देश के तौर पर उभरता है और इसके बाद माओ त्से तुंग के नेतृत्व में PLA यानी कि चीन की जो सेना है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इसके द्वारा तिब्बत में भूमिका अदा करना, है ना। और ध्यान रखिएगा कि इसके बाद इस पार्टिकुलर रीजन में यानी कि तिब्बती ऑटोनोमस रीजन में चीन का जो हस्तक्षेप है वह लगातार बढ़ता ही चला जाता है। चीन और तिब्बत के बीच में ध्यान रखिएगा कि वर्ष 1951 में ही एक संधि पर हस्ताक्षर किया जाता है और इस संधि को 17 सूत्री समझौता कहा जाता है ना। और इस समझौते के तहत यह कोशिश की गई कि तिब्बत को स्वायत्तता दी जाए, लेकिन साथ ही जो मैंने आपको पीछे भी बताया कि ल्हासा वाले क्षेत्र में चीन की सैन्य और प्रशासनिक टुकड़ी एक अस्थायी नेतृत्व के तौर पर विराजमान हो गई और इस कारण से तिब्बत को अपनी स्वायत्तता के मामले में एक अड़चन जैसी स्थिति महसूस होने लगी। और वह जो अड़चन है वह अड़चन आज तक बनी हुई है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के जो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा हैं वो अक्सर ये बोलते हैं, ये बताते हैं, ये कहते हैं कि भाई तिब्बत के जो लोग हैं इन लोगों के साथ में बुरा बर्ताव किया जा रहा है, इन लोगों के साथ में अत्याचार किया जा रहा है चीन के द्वारा और निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि हमें और अधिक स्वायत्तता दी जाए। वहीं दूसरी तरफ जो चीन है वह तिब्बती धर्मगुरु के संदर्भ में एक अलगाववादी रवैया अपनाता है ना। अलगाववादी रवैया किसके संदर्भ में? दलाई लामा के संदर्भ में। ठीक है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो यहां पर यह समझना है कि वर्ष 1959 में दलाई लामा निर्वासित हो जाते हैं तिब्बत से, है ना। और वे फिर हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के पास में आकर करके और रहना शुरू कर देते है ना। धर्मशाला में आना, धर्मशाला कहां पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। बोध गया में ध्यान रखिएगा, इस कुछ ही समय बाद बोध गया में तिब्बती लोकतांत्रिक व्यवस्था की शपथ ली जाती है ना। इसके अलावा 2 सितंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2 सितंबर 1960 को तिब्बती सरकार का गठन, है ना। और ये निर्वासित सरकार के तौर पर इसका गठन किया जाता है। निर्वासित सरकार के तौर पर इसका गठन किया जाता है। ठीक है। इसके कुछ ही समय बाद वर्ष 1963 में इनके द्वारा अपना संविधान लागू किया जाता है और इसके बाद वर्ष 1992 में एक न्यायिक आयोग का भी गठन ये करते हैं।
मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यानी कि ये तिब्बत से हट करके और जो एक नई व्यवस्था के तौर पर ये भारत में रहते हुए और एक प्रशासनिक ढांचा, न्यायिक ढांचा का निर्माण करते हैं, है ना। जो प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया जाता है उसे CTA कहा जाता है, प्रशासनिक ढांचा, CTA मतलब सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। केंद्रीय तिब्बत प्रशासन के तौर पर इसकी भूमिका निभाई जाती है। हालांकि भारत के द्वारा इसे मान्यता नहीं दी गई है। इनफैक्ट किसी भी देश ने इसे मान्यता नहीं दी है। यहां पर आपको इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। क्लियर? तो ये जो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम आप देख रहे हैं, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो नीतियों में परिवर्तन आता रहा है तिब्बत को लेकर करके, और तिब्बती जनता, तिब्बती लोग किस तरीके से अपने अस्तित्व को महत्व देने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए और भारत में रहते हुए, भारत के अंतर्गत रहते हुए एक नई प्रशासनिक और न्यायिक संरचना का निर्माण करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, इस बात को लेकर के चीन के द्वारा कई बार एक आलोचना भी की जाती रही है कि भारत के द्वारा जो यह तिब्बती लोगों के माध्यम से गतिविधियां चलाई जा रही हैं, इसको समर्थन दिया जा रहा है। हालांकि भारत के द्वारा इस बात को लेकर के निश्चित तौर पर यह कहा गया है कि भारत किसी भी स्तर पर ये जो गतिविधियां चल रही हैं, CTA है या फिर जो भी संविधान है, इसको वह मान्यता नहीं देता है और भारत वन चाइना पॉलिसी यानी कि एक चीन की नीति को ही तरजीह देता है। यहां पर आपको इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है ना। आगे बात करें तो आगे यहां पर हम ये समझें कि आखिर किस तरीके से अभी वर्तमान की गतिविधियां चल रही हैं। दोस्तों, अभी जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि भाई CTA यानी कि सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के किसी भी स्तर पर कोई भी रिकॉग्निशन किसी भी देश के द्वारा नहीं दी गई है, इनफैक्ट भारत के द्वारा भी नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में भारत की क्या मान्यता है? भारत का ये कहना है कि भाई हम वन चाइना पॉलिसी को महत्व देते हैं, है ना। हम वन चाइना पॉलिसी को महत्व देते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ चीन का क्या कहना है? चीन का कहना है कि हम तिब्बत को लेकर के कोई सुनवाई नहीं करेंगे, बल्कि दलाई लामा को लेकर, दलाई लामा के भविष्य को लेकर ही चर्चा की जा सकती है। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब यह हुआ कि भाई चीन का यह कहना है कि स्पष्ट तौर पर हम स्पष्ट तौर पर दलाई लामा को किसी भी स्तर पर कोई भी महत्वपूर्ण पद नहीं दे सकते हैं और निश्चित तौर पर तिब्बत जो है वो हमारा ही हिस्सा है ना। तो ये जो तमाम गतिविधियां हैं, इन तमाम गतिविधियों को यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि चीन किस तरीके से तिब्बत को लेकर के अपना दृष्टिकोण रखता है, चीन किस तरीके से तिब्बत को लेकर के अपना दृष्टिकोण रखता है। और साथ ही यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के संदर्भ में तिब्बती जनता का या फिर सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश है जो कि तिब्बती लोगों के लिए हित की बात करता है, तिब्बती लोगों की स्वायत्तता या फिर उनकी स्वतंत्रता की बात करता है। और इस लिहाज से अमेरिका का भी एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो इंटरफेरेंस है वो यहाँ पर देखा जाता है। और यह तो जाहिर तौर पर हम समझ सकते हैं कि भाई अमेरिका और चीन के बीच में जो दाना बाना है संबंधों का, वह किस तरीके से चलता रहा है ना। तो कुल मिलाकर इस चर्चा के आधार पर आप समझ सकते हैं कि भारत किस तरीके से तिब्बत और चीन के मामले में अपनी नीति अपना रहा है और वहीं चीन किस हिसाब से तिब्बत को लेकर करके अपना पक्ष रखता रह रहा है। इस बीच दलाई लामा के द्वारा जो यह वक्तव्य दिया गया है, इसको लेकर के चीन आगे क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया देगा, यह देखने वाली बात होगी।
इस चर्चा के आधार पर मुझे उम्मीद है कि आपको कई सारी बातें समझ में आ रही होंगी। और अंत में चर्चा की समाप्ति करने के साथ साथ एक और सूचना आपको दे दूं कि 30 सितंबर को एक जो P2I बैच है वह समाप्त हो रहा है। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। और यदि आप क्वेरी कुछ करना चाहते हैं किसी भी विषय को लेकर के तो आप इस मेल आईडी पर मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और चर्चा में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।